18 मिनट का समय है, जिसमें 10 बज जाएंगे। 10 बजे इसे हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बार ईवीएम के बारे में और उसके गड़बड़ियों के बारे में, उस मशीन में जो गड़बड़ियां होती है उसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं। इसके पहले जो हमारे बहुत सारे साथी हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें आपको बताई, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मगर एक दो बात बताना जरूरी है। एक तो ईवीएम मशीन में जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है उसमें कोई कमियां खामियां नहीं है, कोई कमजोरियां नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन बार बार अखबारों में कहता है, मीडिया में कहता है। मगर जब यही बात सुप्रीम कोर्ट को समझाने का समय आया तो इलेक्शन कमीशन ईवीएम में कमियां खामियां नहीं है, ये बात समझाने में कामयाब नहीं रहा। इस बात को आप सभी लोगों को समझना जरूरी है। ये फंडामेंटल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो इलेक्शन कमीशन अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये कहता है कि ईवीएम मशीन में कोई कमियां कोई खामियां नहीं है, जब कमियां खामियां नहीं है जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस की गई, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस इशू हुआ चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को यह प्रूव करना था कि ईवीएम में कोई कमियां कोई खामियां कोई कमजोरियां नहीं है। मगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं समझा सका। और सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी बात आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग की कोई बात नहीं मानी। कमियां खामियां कमजोरियां नहीं है, ये जो इलेक्शन कमीशन कहता है उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। मैं बहुत खास बात आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग आपको कह सकता है कि आप आकर इस गलतियों को आप हमें बताओ। अरे भाई, तुम खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं बता सके तो उस कमियों को, खामियों को, कमजोरियों को तुमको अवसर दिया गया था कि इसमें कमियां नहीं, खामियां नहीं, कमजोरियां नहीं, तुमको बताने का, सुप्रीम कोर्ट को बताने का अवसर मिला था। मगर तुम ये बात प्रूव नहीं कर सके कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनोसेंट है, निर्दोष है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो पेपर ट्रेल मशीन में क्या लगाया गया है? वीवीपीएटी, वीवीपैट। तो वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, जो वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, P फॉर पेपर, A फॉर ऑडिट, T फॉर ट्रेल। तो इसमें ईवीएम मशीन में
एक बड़ी कमी थी, वो कमी ये थी कि इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता था और आज भी नहीं होता है। पेपर ट्रेल मशीन एक अलग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीएम मशीन अलग है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसमें आज भी वोटिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, आज भी नहीं होता। एक बात। दो, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एडवांस है और इसका मतलब है जो बैलेट पेपर का सिस्टम था वो बैकवर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एडवांस है और जो बैलेट पेपर है वो बैकवर्ड सिस्टम है। अब जो बैलेट पेपर का सिस्टम था उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता था, होता था। एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। साली अजीब किस्म का एडवांस टेक्नोलॉजी है। बैकवर्ड सिस्टम में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एडवांस है, एडवांस में नहीं होता है। चलिए बड़ी अजीब किस्म की बात है। अगर ये नहीं होता है तो तुम्हारा एडवांस सिस्टम क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब क्या है एडवांस का? कोई मतलब तो लगता नहीं है। कंपैरेटिव बताने के लिए आपको बताया। आपको यही बात दूसरे तरीके से समझाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने के पहले हमारे देश में बैंक में एटीएम मशीन लगी हुई थी और ये एटीएम मशीन हमारे देश में ही थी। जब आप बैंक से पैसा निकालते थे तो रसीद आती थी, रसीद में लिखा होता है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, आपने 5,000 रुपये निकाला, आपके अकाउंट में 95,000 बकाया राशि बाकी है। एक कागज की रसीद बाहर आती थी। ये टेक्नोलॉजी एटीएम मशीन में थी, ईवीएम मशीन के पहले थी। अगर ईवीएम मशीन के पहले एटीएम मशीन थी तो जो टेक्नोलॉजी एटीएम में थी वो टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं रखी? अगर वोटर वोट डाल रहा है तो रसीद बाहर आ जाए और रसीद में लिखा हो कि आपने बंजे को वोट दिया, कमल के फूल को दिया, हाथी को दिया, साइकिल को दिया, घड़ियाल को दिया। ऐसी रसीद आनी चाहिए थी। जो एटीएम में आती थी वो ईवीएम के पहले थी। जब पहले टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी तो ईवीएम में तो आना चाहिए था। क्यों नहीं आई? क्योंकि आती तो घोटाला करना संभव नहीं था। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, आप वोट डालते हो, वोट डालने के बाद आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होने के बाद उस रिकॉर्ड को, उस वोट को फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन में आपने वोट डाल दिया, आपका वोट जमा हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड में जमा होने के बाद उसको फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता, यही में घोटाला करने की पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि बैलेट पेपर में क्या होता था, रिकाउंटिंग होता था, और रिकाउंटिंग में क्या होता था, जो 25-25 के गट्ठे गिनती के लिए बांधे जाते थे, वो 25 के गट्ठे दोबारा खोले जाते थे और एक एक बैलेट दोबारा अलग किया जाता था और अलग करके दोबारा देखा जाता था। जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको ज्यादा अनुभव है, हम तो लड़े हुए लोग नहीं है, मगर लड़े हुए लोग जो है वो अनाड़ी लोग ज्यादा है, वो लोग जानते नहीं है, वो समझते नहीं, इसलिए बताना पड़ रहा है। वो एक एक जो वोट है 25 के 25 के गट्ठे जो बनते थे वो दोबारा अलग अलग किया जाता था, एक एक, और एक एक करके फिर रिकाउंटिंग किया जाता था। तो इसका मतलब है बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था दोबारा, और दोबारा होने के बाद क्या होता था, हम लोग अपना वोट फिजिकली वेरीफाई कर सकते थे कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया मेरा वोट उसी के नाम पर जमा हुआ है या नहीं हुआ, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता था। ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है, उसको फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता, यहां पर घोटाला किया जा सकता है। एक बात। दूसरी, ईवीएम मशीन में आज भी रिकैलकुलेशन किया जा सकता है, रिकाउंटिंग नहीं किया जा सकता। फिर दोबारा बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कहता है ये मशीन एडवांस है, बैलेट पेपर पे रिकाउंटिंग हो सकता था, ईवीएम मशीन में आज भी रिकाउंटिंग नहीं होता है, केवल रिकैलकुलेशन होता है। तो आप लोगों को रिकैलकुलेशन और रिकाउंटिंग का फर्क क्या है? मान लो 4 कैंडिडेट ए बी सी डी, और एक बूथ पर 1000 वोट होते हैं, 80% वोट हो गया, एक को 300 पड़ गया, एक को 200 पड़ गया, एक को 150 पड़ गया, एक को 150 पड़ गया, हो गया 800 वोट। अब हर बूथ में ये टोटल जो है ये मारा गया 300, 200, 150, 150। अगर एक विधानसभा में 200 बूथ है और इसी तरह से वोट पड़ा तो ये जो टोटल मारा हुआ आंकड़ा है 300, 200, 150, 150, ये जो टोटल मारा हुआ आंकड़ा है, ये टोटल मारा हुआ जो आंकड़ा है उसको ही रिकैलकुलेट किया जा सकता है या उसको जोड़ा जा सकता है, इसको केवल रिकैलकुलेशन कहा जा सकता है। उसमें एक एक वोट जो 300 हो गए उसका एक एक वोट अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां पर केवल रिकैलकुलेशन किया जा सकता है, रिकाउंटिंग नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन में कल भी नहीं किया जा सकता था, आज भी नहीं किया जा सकता। अब सबसे अहम बात यह है कि पेपर ट्रेल मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है, रिकैलकुलेशन के जगह रिकाउंटिंग किया जा सकता है। रिकाउंटिंग के लिए पेपर ट्रेल मशीन में ऑडिट सिस्टम लगाया गया है, VVPAT, V फॉर वोटर, V फॉर वेरिफिएबल, P फॉर पेपर, A फॉर ऑडिट। तो ऑडिट में जब कोई आदमी अकाउंट का ऑडिट करता है, अगर वो कैलकुलेशन बराबर नहीं हुआ तो वो आंकड़े दोबारा वापस ला सकता है। ऑडिट में यह सिस्टम है और दोबारा जो है वो कर सकता है। तो इसके आधार पर पेपर ट्रेल मशीन में ऑडिट सिस्टम लगाया हुआ है और इसके आधार पर रिकाउंटिंग किया जा सकता है। ये पेपर ट्रेल मशीन में ये सिस्टम लगाया गया है। अब सवाल यह है कि जो ईवीएम मशीन अभी भी है उसमें अभी भी ये चीजें नहीं है। ये सारे जो कमियां खामियां कमजोरियां ईवीएम मशीन में है वो पेपर ट्रेल मशीन में दुरुस्त की गए हैं। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसके लिए आप लोगों को भूमिका बनाकर बता रहा हूं। अब सब कुछ हो गया, वोट होने के बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ही गिनती होता है।
पेपर ट्रेल का गिनती नहीं होता है। जो मशीन दुरुस्त की हुई है, दुरुस्त करने के लिए पेपर ट्रेल लगाया गया, गड़बड़ी को रोकने के लिए पेपर ट्रेल लगाया गया। क्योंकि ईवीएम मशीन में जो कमियां खामियां कमजोरियां थी वो आज भी वैसी की वैसी है, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया है। अगर उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया, सुधार तो पेपर ट्रेल में है, अगर सुधार पेपर ट्रेल में है तो गिनती पेपर ट्रेल में होनी चाहिए। जिस मशीन में सुधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार विश्लेषण करके बता रहा हूं कि ईवीएम मशीन में सुधार तो किया नहीं, सुधार तो पेपर ट्रेल का अलग यूनिट लगाया गया। गिनती आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की होती है, पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, केस जीता। 24 अप्रैल 2017 को 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया गया। मैं उस समय अमेरिका में था। जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद मुझे जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% जजमेंट दिया और 50% छोड़ दिया। आधा जजमेंट दिया, आधा जजमेंट जो पेपर ट्रेल के बारे में मैंने डॉक्यूमेंट दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं लिखा। इसलिए मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी मेरी केस रजिस्टर हो गई है। 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रहा है, छुट्टी ऊपर चल रहा है। 2 तारीख के बाद मेरी केस जो है हियरिंग को आएगी और जल्दी जल्दी आ रहा है। अभी चुनाव जो है फरवरी में आचार संहिता घोषित हो जाएगी और आचार संहिता घोषित होने के बाद, नोटिफिकेशन निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं करेगा, जैसा वो पहले भी कह चुका है। तो मैं किस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया? मैंने सुप्रीम कोर्ट को केवल इतना रिक्वेस्ट किया है कि जो पेपर ट्रेल मशीन आपने लगाने का आदेश दिया, मैंने तो नहीं दिया, आपने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो गिनती की भी व्यवस्था कर ले। इतना, केवल इतना कहना है, ज्यादा कहना नहीं है। आपने दिया ऑर्डर कि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागज है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, बराबर यही शब्द है श्रीकांत, ये जज का शब्द है, मेरा नहीं है, जज ने कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अच्छा, डिस्प्यूट कब शुरू होता है? रिजल्ट आ गया, 15,000 20,000 वोटों से कैंडिडेट जीत गया, 15-20 हजार वोटों से कैंडिडेट हार गया एक। उस कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दिया रिटर्निंग ऑफिसर को और कहा ये रिजल्ट मुझे मंजूर नहीं है, मुझे रिकाउंटिंग चाहिए। जैसे ही उसने एप्लीकेशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो डिस्प्यूट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, एप्लीकेशन देते ही डिस्प्यूट शुरू हो गया कि मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, डिस्प्यूट का मुद्दा शुरू हो गया। मुझे रिकाउंटिंग चाहिए, डिस्प्यूट का मुद्दा शुरू हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागज है उसकी गिनती होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गिनती नहीं होगी। यह ऑर्डर है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी, हमको सारी बारीकियां मालूम। तो ऐसा हमने कई जगह प्रयोग किया, एप्लीकेशन दिया, चुनाव आयोग ऑर्डर के अनुसार गिनती नहीं कर रहा है। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लगाई और इसके लिए उसको पावर दिया कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराए। इसके लिए अथॉरिटी दी एटोनॉमस की, स्वतंत्र और स्वायत्त होने का अधिकार उसको बहाल किया गया। अगर ये अधिकार उसको बहाल किया गया, चुनाव आयोग को बहाल किया गया,
तो चुनाव आयोग को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए काम करना चाहिए, मगर वो गिनती नहीं कर रहा है। गिनती नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को किस बात का डर है? चुनाव आयोग कोई पार्टी है क्या? संविधान के अनुसार चुनाव आयोग पार्टी नहीं है। अगर चुनाव आयोग पार्टी नहीं है तो चुनाव आयोग रिकाउंटिंग क्यों नहीं कर रहा है? अगर चुनाव आयोग पार्टी नहीं है तो चुनाव आयोग को रिकाउंटिंग करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग रिकाउंटिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग पार्टी है। इसका मतलब चुनाव आयोग पार्टी है। अगर चुनाव आयोग पार्टी है तो चुनाव आयोग संविधान ने जो उसको अधिकार दिया, उस संविधान के विरोध में जाकर द्रोह करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। ईवीएम में घोटाला होता है, उसके लिए मेरा ऐसा मानना है, जैसा हमने सब्जेक्ट में रखा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वो बात मैं आप लोगों को थोड़ा दोबारा पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है ईवीएम का घोटाला विधायिका, क्योंकि विधायिका ने कानून बनाया, विधायिका ने रूल बनाए, जैसे हमारे वकील साहब ने बताया, आपने बताया ना, ये विधायिका ने रूल बनाए, मंत्रिमंडल ने रूल बनाए, लॉ मिनिस्टर ने ड्राफ्ट तैयार किया होगा। तो इसका मतलब है वो लोग इसमें शामिल है। रिकाउंटिंग करने के लिए वो लोग राजी नहीं है, इसके लिए रूल बनाए। जिन्होंने ये रूल बनाए वो लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला होता है। पेपर टेल मशीन में जो कागज है, अगर उसकी गिनती की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का घोटाला कागजी मतपत्रों में पकड़ा जा सकता है। ये लॉ मिनिस्टर को मालूम है, इसलिए रूल बनाया। रिकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कागजी मतपत्रों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का घोटाला पकड़ में आता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर रहा है। कार्यपालिका में जो अधिकारी लगे हुए हैं, वो अधिकारी भी इस पर लिपापोती कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। और वो जो अधिकारी, जैसे किरण चौधरी ने आपको बताया कि 4600 अधिकारी जो है वो ब्राह्मणों के हैं, और वो अधिकारी सारे जिलों में इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं लोकसभा का, उनके नियंत्रण में है सारा मामला। जो टीएन सेशन में ऑब्जर्वर भेजने का कार्यक्रम शुरू किया था, वो ऑब्जर्वर के बारे में भी हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था, और इलेक्शन कमीशन ने हमको जवाब दिया कि ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट देता है वो सीक्रेट है, वो आपको नहीं बताया जा सकता। अरे अगर हमको नहीं बताओगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वर ने क्या लिखा, क्या रिपोर्ट दिया, अगर वो रिपोर्ट अगर गलत दिया तो उसको ऑब्जर्वर के तौर पर रखा जा रहा है, और जनता की टैक्स से उसको सैलरी जा रही है, जनता के टैक्स से उसको भत्ता जा रहा है, तो जनता का तो अधिकार है ये जानने का। मगर इलेक्शन कमीशन ने हमें लेटर लिख कर दिया, श्रीकांत दरावरे ने, लेटर है मेरे पास, कि ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट दिया वो कॉपी हम आपको नहीं दे सकते। विजिलेंस कमीशन भी उनका समर्थन कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता काय का विजिलेंस है। सीक्रेट, हाँ सीक्रेट कैसा है? तो सारे जो लोग हैं उसमें, कार्यपालिका के जो लोग हैं वो उसमें शामिल है, ये इसका सबूत है। तीसरी बात है न्यायपालिका। अब मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पिछली बार दिए, आधा जजमेंट दिया, आधा छोड़ दिया। ये लोग जो है ये उसमें शामिल है। मिश्रा जी थे ये जजमेंट में, और ये जजमेंट मिश्रा जी ने लिखा। ये जो दीपक मिश्रा है ये उसी ने जजमेंट लिखा मेरा, आधा लिखा आधा छोड़ दिया। मैं तो नाम के साथ बोल रहा हूं, उनको कुछ करना है तो कर ले।
फिर मीडिया है। मीडिया, ये चुनाव आयोग वाले लोग मीडिया में वन में खबरें छापते हैं। खबरें में क्या छापते हैं कि अगर हमने बैलेट पेपर शुरू किया तो कागज बनाना होगा, कागज के लिए जंगल में झाड़ काटने पड़ेंगे, झाड़ काटने से पर्यावरण खराब होगा और पर्यावरण का संकट खड़ा होगा। तो हमने लिखा लेटर, चलो चुनाव आयोग को लेटर, तुमको पर्यावरण का कमिश्नर बनाया हमने, तुमको पर्यावरण की चिंता हो रही है, तुमको जिस काम के लिए रखा तुम वो तो कर नहीं रहे हो, तुमको पर्यावरण का कमिश्नर नहीं बनाया। और उसमें भी लिखा इलेक्शन कमीशन के मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिख के दिया। फिर उन्होंने कहा, फिर हमने उसको जवाब दिया कि तुम पर्यावरण की झाड़ कटने की चिंता में पड़े हो, एक दिन का डेली पेपर में जितना कागज यूज होता है, एक दिन का, 365 दिन का नहीं, एक दिन का डेली पेपर के लिए जो कागज यूज होता है उतना सारे देश के चुनाव के लिए होता है, लोकसभा का। तो इसमें तुम्हारा पर्यावरण मुद्दा जो है वो भी सही नहीं है, गलत है, झूठ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मगर विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था शामिल है, कार्यपालिका, आईएएस आईपीएस अधिकारी शामिल है, न्यायपालिका शामिल है, मीडिया वाले वनवे खबरें छाप रहे हैं। जो हमारी साइड है उसके सारे एविडेंस देने के बाद एक पत्रकार को सारे एविडेंस दिए, सारे सबूत दिए, उसने सारे सबूत लेकर स्टोरी तैयार की, उसकी स्टोरी छापने से इनकार कर दिया, उसने उस पेपर का इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में उस जर्नलिस्ट ने इस्तीफा दे दिया, मगर उसकी सही खबर जो है, सही खबर भी नहीं छापी। इसका मतलब है मीडिया उसमें शामिल है। अगर ये सारी बातें हैं, अगर ये सारे लोग शामिल है, तो किस आधार पर कहा जाए? तुम दुनिया में षड्यंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि जो षड्यंत्र होता है उसको छुपाया जाता है, और जो छुपाया जाता है उसमें षड्यंत्र होता है। इसका मतलब यह है कि तुम छुपाने का काम कर रहे हो, इसका मतलब षड्यंत्र है। अब क्या करना होगा 2019 के लिए? मैंने सुप्रीम कोर्ट में तो केस दायर किया, मैं तो कानून मानने वाला, संविधान मानने वाला नागरिक हूं। संविधान को मानते हुए अभी तक मैंने ये लड़ाई लड़ी, और अभी भी हम लोग संविधान को मानने का ही तरीका अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला तो सुप्रीम कोर्ट को हमने कहा, जब मैंने जुडिशरी के बारे में बहुत सारी बातें कही तो एक पत्रकार ने कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में काहे के लिए गए? जब आपका जुडिशरी पर विश्वास नहीं है तो आप काहे के लिए गए? मैंने कहा, मैं सबूत इकट्ठा करना चाहता हूं, अगर मुझे इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है तो मेरे पास सबूत नहीं चाहिए? अगर मुझे इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है तो मेरे पास सबूत चाहिए। अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट में कैसे जाऊंगा? तो इसके बहाने से मेरे पास सबूत भी इकट्ठा हो जाएंगे। तीसरी बात, तो हम इसके लिए गए, और अभी जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं वो 100%, 200 टाइम्स जो है वो पक्के सबूत है, और वो पक्के सबूतों के आधार पर उस पर फैसला होना चाहिए। मान लो थोड़ी देर के लिए 2019 के चुनाव के बाद फैसला आता है, उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट दिए इसलिए कि इस पर होना चाहिए फैसला। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए कैंडिडेट का फॉर्म विड्रॉ होने के बाद छपाई शुरू होती है, समय नहीं लगता। मान लो मेरे मुद्दे पर अगर फैसला दिया जाता है कि ये पेपर ट्रेल की काउंटिंग जो है करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है, और बहुत इजी वे में देती है, तो उसमें मैंने दो पॉइंट उठाए कि पेपर से निकलने वाला जो कागज है उसकी गिनती होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट आसानी से गिनती करने का ऑर्डर दे, और जो पोल वोट होता है, पोल वोट का आंकड़ा शाम को घंटे भरे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में जिलाधिकारी
पोल वोट का आंकड़ा हमें मालूम, हमें लिखित रूप से स्टैंप पेपर पर दे कि इतना पोल परसेंटेज हो गया। अभी मध्य प्रदेश में 48 घंटे से ज्यादा समय लगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हम जल्दी रिजल्ट निकालना चाहते हैं, उसमें भी वो फेल हो गए। इसके लिए भी परसेंटेज भी नहीं दे रहे। तो अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो भी ब्रेक किया कि हमें परसेंटेज चाहिए। अगर मान लो 60% वोट हो गया और काउंटिंग में 80% निकला, तो वो वाराणसी वाला अधिकारी यही बोल रहा था कि मैं तुमको 60% लिख कर दे दूं, 80% निकला तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इसका मतलब उसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है निकलता है, अधिकारी को भी मालूम है निकलता है, क्योंकि उसने एक चुनाव थोड़ी कंडक्ट किया, इसके पहले भी किया, उसको मालूम है। तो इसलिए ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो घोटाले से भरा हुआ है। और जिस चुनाव आयोग पर आरोप है घोटाला करने का, वो खुद ही सर्टिफिकेट दे रहा है मशीन को कि मशीन निर्दोष है। अरे तो तुम चोर हो भाई, चोर सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है कि मशीन निर्दोष है? तुम खुद चोर हो और चोर सर्टिफिकेट दे रहा है ये मशीन निर्दोष। अरे अजीब किस्म की बात है। कोर्ट में एक बार एक चोर जो है जज को कह रहा था, जज साहब मैं निर्दोष हूं। तो जज साहब ने कहा कोई सबूत है? ये तो तुमने जो स्टेटमेंट दिया है तो स्टेटमेंट है, तुम निर्दोष हो। तुमने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये तो केवल स्टेटमेंट है, सबूत है तुम्हारे निर्दोष होने का? कहा क्या है, क्या है सबूत? तो उसने कहा मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, ये सबूत है। और चौथी बार कहा मैं निर्दोष हूं, ये स्टेटमेंट है। ये 3 बार जो मैंने कहा ये सबूत है, और एक बार जो मैं कहा ये स्टेटमेंट है। तो अब जज साहब हो गया ना, प्रूव हो गया ना मैं निर्दोष हूं। चुनाव आयोग ऐसे कर रहा है, अखबार में बयान दे रहा है, फिर बयान दे रहा है, फिर बयान दे रहा है, फिर बयान दे रहा है। हर चुनाव नया कमिश्नर आता है वो बयान देता है। अभी नया अरोड़ा है, उसने भी दिया, पुराने भी दिया। जो पुराने वाले हैं उसको भी बयान देने के लिए बोलते हैं अखबार में। तो ये सारी बातें ये प्रूव करती है कि ईवीएम मशीन में घोटाला है। अब इसको रोका कैसे जाए? चलो मान लो थोड़ी देर के लिए कि मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देता है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके कोर्ट में है, और वो कहता है कि मेरे पास अर्ली हियरिंग के लिए कोई एप्लीकेशन मत करो, ऐसा उसने ऑर्डर निकाला है। पिछले हमने कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास अर्ली हियरिंग के लिए 3 बार मैं गया था, और ये बोलता है मेरे पास कोई अर्ली हियरिंग के लिए बताओ। ये संवैधानिक अधिकार है नागरिकों का न्याय हासिल करना। तो अभी हम क्या करें? तो मेरा ऐसा मानना है कि एक और उपाय है, वो भी संवैधानिक है, उसको हम लोग सारे देश भर में अपना सकते हैं। वो उपाय क्या है? मान लो चुनाव हो गया, चुनाव में जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां आपको गारंटी है कि वहां आपने फला कैंडिडेट को वोट दिया, और वहां अगर 1 वोट निकला, 2 वोट निकला, 5 वोट निकले, 10 वोट निकले, और आपको पता है कि यहां 100, 200, 400 वोट जो है वो किसी और को दिए गए हैं, तो 200, 300, 400 लोगों को अगर वो एफिडेविट लिखवाते हैं, ये जो कोर्ट में शपथ पत्र पर लिखते हैं कि मैंने फला फला कैंडिडेट को हम लोगों ने वोट दिया था, तो मेरा वोट कहां गया? मान लो काउंटिंग में 2 निकला और 200 लोगों ने लिख कर दिया, 200 लोगों ने लिख कर दिया, 198 लोग कह सकते, 198 लोग कह सकते मेरा वोट कहां गया? चुनाव आयोग मुझे बताए। एक कानूनी प्रक्रिया की बात आपको बता रहा हूं, संवैधानिक एक तो तरीका यह है ईवीएम फोड़ो, तो ईवीएम फोड़ो तो ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मामला है। तो इसलिए मैंने हमारे लोगों को कहा जब तक फोड़ो, ये मैं नहीं कहूंगा, तब तक फोड़ो मत। मैं संवैधानिक तरीके पर अमल करने पर ज्यादा जोर दे रहा हूं,
और अगर मैं आपको एक बहुत खास बात बता रहा हूं, अगर ईवीएम मशीन आपके बूथ पर 2 वोट दिखाता है कैंडिडेट को, और आप 100-200 अगर लोगों से लिखवा लेते हो, तो सोशल मीडिया में और मीडिया में बहुत बड़ा मामला बनेगा, नेशनल बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा, और लोग बोलेंगे हमारा वोट कहां गया। एक 100, क्योंकि अभी ऐसे पोलिंग सेंटर है जहां 100% मुसलमानों के वोट है। 100 ऐसे पोलिंग सेंटर है जहां 100 के 100 वोट मुसलमानों के हैं। तो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। आमतौर अगर वहां बीजेपी को 1000 में से 700 वोट निकले तो लोगों को पूरा मालूम हो जाएगा कि इसमें गड़बड़ हो गया। तो वहां अगर 800 वोट हो गए, 700 वोट बीजेपी को निकले, तो निश्चित रूप से वोटर्स लिखवा सकता है, एफिडेविट दे सकता है। अगर एफिडेविट पे अगर ऐसा वो कर ले तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक सिद्धांत जो है नरेंद्र मोदी ने घोषित किया, तो सेल्फ डिक्लेयर भी कर सकता है। अब ये कोर्ट में उसको यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है एक अलग बात है, मगर एफिडेविट किया हुआ डॉक्यूमेंट जो है उसका यूज किया जा सकता है। मगर इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का हारा हुआ कैंडिडेट अगर पहल करे तो समस्या होगी। लोकतंत्र बचाने का अभियान चलाने वाले गैर राजनीतिक लोग अगर इसके लिए संगठन बनाए, और वो संगठन बनाए चुनाव के पहले बनाए, और इस तरह का अभियान चुनाव के दौरान चलाए, और चुनाव के दौरान यह प्रचार किया जाए कि यदि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के वोट निकले बूथ में, तो हम एफिडेविट दे करके चुनाव आयोग को पूछेंगे कि हमारा वोट कहां गया। इसका प्रचार सारे देश भर में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपके होर्डिंग्स में, वॉल पोस्टर्स में, अगर हम सारे देश भर में इस तरह से करने का काम करें, तो जो हमारा दुश्मन है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर रहा है, उनको मैसेज आएगा कि हां इस तरह से हमें पकड़ा जा सकता है। चोर को पकड़ना पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो चोर को पकड़ना पड़ेगा ना, और चोर के अंदर डर पैदा करना पड़ेगा। अगर हम चोर के अंदर डर पैदा नहीं करेंगे तो चोर तो चोरी करता रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं एक तरीका जो कानूनी दायरे के अंदर है, और इसको नागरिकों को, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली समितियां हर बूथ पर बनाने का काम जहां तक संभव हो वहां लोग कर सकते हैं। इसमें वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोग काम कर सकते हैं। मुझे मध्य प्रदेश में एक आदमी मिला, उसने कहा कि मैं 120 पार्टियों का नेशनल चेयरमैन हूं, ये ईवीएम के विरोध में हम लोगों ने 120 पार्टियां। मैंने उसको पूछा कि ये तुम्हारी पार्टियां चुनाव लड़ती है क्या? कुछ लड़ती है, कुछ नहीं लड़ती है, ऐसे रजिस्टर है। तो मतलब इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ऐसा सारे देश भर में हो रहा है। और तो सारे देश भर में केवल वामसेव की ही जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे संगठन हैं, उन लोगों को भी इसके लिए जागृत करना होगा, जोड़ना होगा। मैं ऐसा मानता हूं जैसे गोरखपुर में घटना हुई और हमारे डॉक्टर साहब के साथ जो व्यवहार हुआ वो क्यों हुआ जानते हो? तो मैं आपको इसका संबंध ईवीएम से ईवीएम के साथ इसका मामला जुड़ा हुआ है। ये जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ उसका संबंध ईवीएम के साथ है। डॉक्टर साहब को भी हैरानी होगी कि साला इसका मेरा संबंध है बच्चों के मरने का, बीमारी का, उसके बचाने का, और फिर मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का, क्योंकि आप बोल रहे मैं निर्दोष हूं, तो मेरे खिलाफ ऐसा मुझे पता नहीं अभी तक क्यों, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा। इसका कारण ईवीएम है। ईवीएम क्यों है? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, तुम्हारे वोट से थोड़ी चुनना है हमको तो ईवीएम से चुनना है, और ईवीएम के द्वारा हम आने वाले समय में चुनने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी हम लोग काउंटिंग क्यों करें?
कानून के अनुसार काम करे या ना करे, तुम्हारी गिनती क्यों करें हम लोग? तो ये प्रशासन की जो गुणवत्ता, जो मेरिट है, वो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे लाखों एग्जाम्पल डेली हो रहे हैं भारत में। प्रशासन की जो गुणवत्ता है, प्रशासन का जो मेरिट है, वो खत्म हो गया। रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। इंडिया में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। हमारे लोग जितने जल्दी इस बात को समझे, रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सारा डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ पर खड़ी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि ये रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, उसका कारण ईवीएम मशीन है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस को क्या लगता है, चिल्लाओ, हमको तो ईवीएम से चुनकर आना है भाई। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बीजेपी को 1800 वोट कम पड़े, कांग्रेस को 1800 वोट ज्यादा पड़े। थोड़ा आप लोगों को जानकारी हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर उदाहरण देके बोलता हूं। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें मिली। 101 मिलना चाहिए था, 2 कम मिली। 114 सीटें मिली मध्य प्रदेश में, 116 मिलना चाहिए था, 2 कम मिली। वोट 1800 ज्यादा पड़े, कांग्रेस को केवल 1800 वोट ज्यादा, सारे मध्य प्रदेश में केवल 1800 वोट ज्यादा। इसका मतलब यह है, लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी को 2-4-5 हजार ज्यादा वोट पड़ जाए तो लोकसभा में वो चुनाव जीत जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं, तो ये तो मैच फिक्सिंग लग रहा है कांग्रेस के साथ बीजेपी का, कि अभी तुमको जितवा देते हैं, ज्यादा चिल्लाओ मत, तुमको जितवा देते हैं। और समझौते के अनुसार जैसा 2004 और 2009 में तुमने घोटाला करके चुनाव जीता और हम चुप रहे तुम्हारे कहने के अनुसार, तो अब हम लोग 2019 में चुनाव घोटाला करके 14 और 19 का चुनाव जीतने का आप लोगों ने वादा किया कांग्रेस ने, तो आप लोगों को अभी जितवा देते हैं और 2019 में हम जीतेंगे। ये मैच फिक्सिंग मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। और इस वजह से इसका दूसरा भी एक एविडेंस है, चैनल पर जितने बीजेपी के लोग आए, वो सारे बीजेपी के लोगों ने कॉमन सवाल पूछा कांग्रेस के लोगों को, अब तो आपको ईवीएम पर भरोसा हो गया? मैं देख रहा था, मैं एबीपी देखा, मैं इंडिया टीवी देखा, मैंने वो 18 वाला अंबानी वाला देखा, सारे जगह एक सवाल पूछा जा रहा था, वो कांग्रेस के लोगों को और बीजेपी के लोग। अब तो यकीन हो गया आपको ईवीएम में? अभी तो आप चुनाव जीत कर आए थे, चुनाव के पहले तो ईवीएम के विरोध में तुम बोल रहे थे, अभी तो यकीन हो गया। राहुल गांधी को भी पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? नहीं, ईवीएम में यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अबे भारत में प्रॉब्लम है, तू ये कहे भाई यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तेरे को दुनिया का ठेका तो दिया हुआ नहीं है, दुनिया का ठेका डोनाल्ड ट्रंप के पास में है, तेरे पास है नहीं। और तेरे को मध्य और एक खास बात कि चुनाव कांग्रेस ने जीतने के बाद भी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां है, उसके बाद भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है नोमानी साहब, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं। अभी जो लोग खबरें आ रही है तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं बोलते चुनाव के बाद देखेंगे। तो चुनाव के बाद क्या मतलब है? चुनाव के बाद देखेंगे, चुनाव के बाद देखने का मतलब है तुमको नहीं मानेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मैच फिक्सिंग वाला जो मामला है, इस चुनाव से मुझे ऐसा लगता है ये मैच फिक्सिंग वाला मामला है। जो मेरे पास जानकारी है उसके आधार पर बता रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी का जो समझौता है उसके अनुसार ये मैच फिक्सिंग है और वो चुनाव जितवा देंगे। कांग्रेस के लोग चुपचाप स्वीकार करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ। गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया घोटाला हुआ, राज बब्बर ने कहा घोटाला हुआ, और घंटे भरे के बाद राहुल गांधी टीवी पर आया और कहा मोदी जी कांग्रेचुलेशन, आपको कांग्रेचुलेशन उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए। अजीब किस्म की बात है।
तो साथियों, हमारे पास अभी दो उपाय है। एक, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देता है जो कागज का गिनती करने का, पेपर टेल मशीन का, तो घोटाला पकड़ा जा सकता है। और घोटाला पकड़ने का मामला जब घोषित हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में घोटाला करना बंद हो जाएगा। जब मालूम हो जाएगा घोटाले वाले को कि कागज की गिनती होने वाली है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में घोटाला बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसके बावजूद भी नहीं हुआ तो जहां 1, 2, 3, 4, 5 वोट पड़े, वहां हमको 100, 200, 500 वोट पड़ना चाहिए था, वहां 200-400 लोगों को एफिडेविट पर लिखवाना चाहिए। अगर आप लिखवाते हैं तो लिखवाने के बाद में चोर को पकड़ा जा सकता है। ऐसा करना होगा। इसके लिए बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान हम लोग चलाने वाले हैं और इसके आधार पर लोगों को तैयार करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, ताकि घोटाला करने वाले के अंदर डर पैदा हो जाए कि हमारा घोटाला इस तरीके से पकड़ा जा सकता है, इस तरह से रोका जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद मेश्राम साहब। अभी जो 75,000